सभी को प्रणाम। और पुनः आज 17 दिसंबर संगीत के मास्टर शिक्षक प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं आज की कार्यशाला का शुभारंभ 2 लाइन से करना चाह रही हूँ और कृतज्ञता जाहिर कर रही हूँ इस मंच से अपने गुरु और आप सभी के प्रति। गुरु बिना कौन बतावे बाट, गुरु बिना कौन बतावे बाट, विकट यम धार कौन बतावे बाट। कबीरदास की लिखी हुई ये खूबसूरत पंक्तियां अगर हम संगीत के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो ये अपने आप में एक सार रूप में हमें हमारा मार्गदर्शन करती। हमारे बीच में आज अविनाश मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका स्वागत अपनी ओर से, अपनी पूरी संस्था SCRT परिवार की ओर से और समस्त शिक्षक गण की ओर से आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और एक पुष्प, खूबसूरत पुष्प गुच्छ के साथ मैं अभिनंदन करती हूँ और मैं निवेदन करूंगी कि कृपया ताली बजा के आदरणीय सर का हम स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शास्त्रीय संगीत की बात करें तो संगीत, कल हमने इस पे चर्चा परिचर्चा भी की कि संगीत का अगर हम प्रशिक्षण करें, प्रशिक्षण ही नहीं, अगर आफ्टर ऑल पूरे संगीत की एक यात्रा है, अपना इतिहास है गौरवमयी, जिसने हमको बहुत सारे सितारे और बहुत ऐसे कलाकार दिए जो आज भी हमारे लिए वंदनीय हैं और संगीत की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करते हैं। शास्त्रीय संगीत को स्थापित करने में भी उन सभी गुणीजन का एक विशेष योगदान है। तो मैं इस मंच से उन सभी गुणीजन कलाकारों का यहाँ पे जो है वो हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक संगीत को दशा दी, दिशा दी और साथ ही विद्यालय शिक्षाओं में भी संगीत का समावेश किया और जिससे संस्थागत शिक्षण प्रणाली में भी संगीत का प्रचार प्रसार हो और बच्चा जो है अन्य विषयों के साथ में संगीत को। हमारे समक्ष यहाँ पे अविनाश मिश्रा जी उपस्थित हैं। मैं पुष्पेन सर से निवेदन करूंगी कि एक उनका परिचय, जो उनकी संगीत की यात्रा रही है आदरणीय सर की, और मैंने सुना है कई मंचों पे सर को गाते हुए, और मेरा मतलब ये आप सभी से निवेदन होगा कि अगर आपके कुछ प्रश्न हो विद्यालय शिक्षा में कैसे हम संगीत उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं, तो वो भी आप नोट करते रहेंगे और आप बाद में पूछ सकते हैं या आपको उचित लगे तो आप साथ में भी पूछ सकते हैं। तो आदरणीय पुष्पेन जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे सर का एक सूक्ष्म परिचय यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच इनका व्यक्तित्व देहरादून में बहुत लोग जानते हैं क्योंकि ये काफी जगह परफॉर्म कर चुके हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। अविनाश मिश्रा जी is one of the renowned Indian classical singer in Dehradun. He started learning Indian classical music at a very tender age of 4 years.
under the guidance of Padma Bhushan Pandit Rajan Sajan Mishra ji. In 22, Avinash ji completed his Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti. He is teaching vocal music. Since 12 years, he has performed at various events and festivals, namely Harshotsav, organized by Rajan Sajan Mishra ji. He has also performed in Sangeet Vidyapeeth, Kolkata in 2018 and received Brahmadhyanam Award. He has performed at the annual event of Surangana, Dehradun. इसके अलावा मैं मिश्रा जी से ही चाहूंगा कि वो अपने बारे में कुछ और बताएं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। संगीत के बारे में कुछ चर्चा की जाए और जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसको कैसे उपयोगी बना सकते हैं हमारे विद्यालयी शिक्षा में। और जो लोग संगीत के बारे में सोचते हैं या उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, वो उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हम उनको उसका और लाभ कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ मैम को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये अवसर प्रदान किया, और साथ ही साथ सर को भी, जिन्होंने मेरे बारे में ये बातें बोली हैं, जो कि अभी मैं एक, जैसे आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ संगीत का और आजीवन विद्यार्थी रहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि ये अथाह सागर है, एक ऐसा समुद्र है जिसमें आप जितना डीप जाते जाएँगे, उतनी आपको ज्ञान प्राप्त होती रहेगी। सर ने जैसे मेरे बारे में बोला कि मैंने ये अचीव किया है या वो अचीव किया है, तो अचीव तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत समय है। और अगर मैं अपने जीवन काल का 1% भी अगर संगीत को समर्पित कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और जितना जो कुछ भी ज्ञान है या जो भी शिक्षा प्राप्त हुई है, वो सब मेरे बड़ों और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। और जो भी मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, वो सारी उनकी आशीर्वाद की वजह से है। बाकी प्रयास रोज़ जारी है और जारी रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ, कि उसको कैसे और बेहतर कर सकूँ, रोज़ कैसे अपने आप को और बेहतर बना पाऊँ इस दिशा में। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। ओवर टू कटियार मैम नाउ। मैं अब आदरणीय सर से निवेदन करूंगी कि विद्यालय शिक्षा में या शास्त्रीय संगीत की एक यात्रा, आपने जैसा भी कोट किया, अगर हम शास्त्रीय संगीत वैदिक काल से हम स्टार्ट करें और वर्तमान आज संगीत के क्षेत्र में विभिन्न आयामों को लेके संगीत प्रकट हुआ है, तो वो संगीत जो आत्मा और परमात्मा के मिलन, आध्यात्म के लिए भी उपयोग में, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लाया जाता था, उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का रहता था और उनके मिलन का एक सशक्त माध्यम था भारतीय शास्त्रीय संगीत। लेकिन जब वो देवताओं मार्गी संगीत, जब वो हम सभी के आसपास विचरण करने लगा शास्त्रीय संगीत के रूप में, और फिर जब वो संस्थाओं में उसने प्रवेश किया अन्य विषयों के साथ उसका पठन पाठन, दूसरी ओर हम नजर डालें तो ऐसी संस्थाएं भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं जो केवल शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देती हैं और गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर आधारित है, जहाँ व्यक्ति अपना पूर्ण जीवन उस संगीत के लिए समर्पित करता है। और एक तरफ जहाँ विद्यालय शिक्षा में हम संगीत की बात करते हैं, जहाँ पे हम अन्य विषयों के साथ में संगीत का प्रयोग करते हैं, सीख रहे होते हैं। ये एक अलग बात है कि हम संस्थाओं में एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत म्यूजिक को सीखते हैं और उसके साथ साथ में हम घराना शिक्षक प्रणाली का भी प्रयोग कर रहे होते हैं, या हम किसी गुरु, ऐसे गुरु और एक स्वच्छंद कलाकार, एक आर्टिस्ट के रूप में जब हम स्थापित होने की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो फिर हम मुंह करते हैं अपने घरानों की ओर। अगर घराने शिक्षण प्रणाली की बात हम करें, तो उसने हमें ऐसे ऐसे कलाकार दिए
जिन्होंने 18 घंटे 16 घंटे या अपना पूरा दिन ही संगीत के रियाज में संगीत को समर्पित किया, और जिनकी वजह से आज भी शास्त्रीय संगीत प्रचलित है और हम सुनने के बाद अपना शीश नवाते हैं उन गुरुओं के समक्ष कि जिनके प्रदर्शन से हमारी एक रोम रोम हमारा और हर इमोशन हमारे जो होते हैं वो संतुष्ट करने में शास्त्रीय संगीत सक्षम रहता है। और क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत भी हम उसी तरीके की रुचि और उसी तरीके का एक समर्पण भाव जगाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इस पे कुछ विचार इस तरीके के होने चाहिए। और जितने भी यहाँ शिक्षक गण बैठे हैं जो बच्चों को सिखाते हैं या बच्चे जिनसे सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कार के रूप में भी म्यूजिक को स्थापित करने की आवश्यकता मुझे लगती है। तो मैं कुछ इन्हीं बातों को लेके निवेदन करूंगी सर से कि क्योंकि उनका स्वयं वो एक साधक भी हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां हम अलग अलग संगीत को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रदर्शन के लिए आतुर हैं, या मीडिया के क्षेत्र की हम बात करें तो उस समय कैसे हम अपने आप को एक कमरे में बंद करके या एक कमरे में अपने संगीत की रियाज या साधना में जुटे, इस तरीके से भी हम बच्चों को के दिमाग में ये चीजें भी डालें जो हमें मानसिक रूप से भी सशक्त करती हैं। और पूरी ये कंट्रोलिंग जो है वो म्यूजिक से मिलती है, जहाँ म्यूजिक थेरेपी की बात होती है। तो उन सब चीजों का ज्ञान कैसे दिलाए, कुछ कुछ बातों के साथ में तो मैं आदरणीय सर से निवेदन करूंगी और सेशन उनको सौंपते हुए मैं आग्रह करूंगी कि सर अपना वक्तव्य यहाँ पे प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने कहा कि हम आज के समय में जो शास्त्रीय संगीत है उसको विद्यालयी स्तर पे या और भी शिक्षक संस्थान जो हैं उनमें कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो हमें ज़रूरत है वो ये है कि या जो भी विद्यार्थी हैं वो पहले उस संस्कृति को समझे जहाँ से हम आए हैं। इस संस्कृति को समझते रहेंगे तो हमारा जो सांस्कृतिक व्यवहार है वो अपने आप बेहतर होता जाएगा। जहाँ तक बात है संगीत की, संगीत के लिए कभी भी गुरुओं ने ये नहीं बोला कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो और फिर रियाज करो। संगीत का मतलब ये है कि आप अपने आप को सबके बीच में रहते हुए कैसे अलग कर सकते हैं और अपने कार्य पे कैसे ध्यान दे सकते हैं, वो ज़रूरी है। मैं अगर 10 लोगों के बीच में बैठा हूँ और मेरे दिमाग में अगर कोई भी एक राग चल रहा है, भैरव चल रहा है, दरबारी चल रहा है या यमन चल रहा है, तो मैं उसी को कैसे कायम रख सकता हूँ, मेरा ध्यान वहाँ होना चाहिए। बजाय कि 4 लोग जिनके बीच में मैं बैठा हूँ वो बातें क्या कर रहे हैं उस पे। जब हम ये चीज़ अपने जीवन में स्थापित कर लेंगे तो चीज़ें और बेहतर होती जाएँगी। और जहाँ तक बात है विद्यार्थी की, विद्यार्थियों को सबसे पहले तो हम अगर पॉसिबल हो हमारे यहाँ पे विद्यालयों में जो भी शिक्षकगण जो भी शिक्षा दे रहे हैं संगीत के ऊपर, वो अगर प्रयास करें, थोड़ा सा प्रयास ये करें कि जब भी आप अपनी शिक्षा शुरू करें, सबसे पहले उस जो आपका क्लासरूम है वहां पे तानपुरा ऑन करें और उस तानपुरे को 2 मिनट के लिए चलने दें। एक कोई भी राग हो उससे स्टार्ट करें, फिर जो भी आप संगीत सिखाना चाहते हैं वो सिखाएं। और अगर प्रयास करके हम ये करें कि जो भी आप संगीत सिखा रहे हैं, जो भी भजन सिखा रहे हैं या गीत सिखा रहे हैं या गजल सिखा रहे हैं, वो उसका राग परिचय आप बच्चों को देना शुरू कर दें, तो उससे उनके अंदर वो जागरूकता पैदा होगी, अच्छा ये राग ऐसे है, इस राग में और कौन से गाने हो सकते हैं या इस राग को और किस किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है या इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो उपशास्त्रीय संगीत है जिसमें भारतीय सिनेमा या गजल या ठुमरी या चैती या हमारा फोक म्यूजिक, पहाड़ का म्यूजिक, जितने भी संगीत है सब में कहीं ना कहीं राग समाहित है। अगर हम राग को अलग कर देंगे तो संगीत बन ही नहीं सकता। तो इसलिए जो हमारे मेन 10 थाट है जो कि राग में भी परिवर्तित किए जाते हैं, हम उन 10 थाटों को अगर हम अपने बच्चों में सही तरीके से पहुंचाने का प्रयास करें तो शायद
जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो अभी पाश्चात्य संगीत की तरफ ज्यादा अग्रसर है, या जो सोचते हैं कि सारा गाना बॉलीवुड में ही होता है, उसको भी ये पता चलेगा कि संगीत है क्या। अगर बॉलीवुड में भी संगीत बन रहा है तो वो किस तरीके से बन रहा है, जो स्वर लिपि इस्तेमाल हो रही है वो भी किसी राग की ही है। बिना किसी राग के आप संगीत का निर्माण कर ही नहीं सकते। आप सीधे स्वरों में भी गाएंगे तो भी बिलावल बनता है, आप एक वक्र स्वर लगाएंगे तो कल्याण बनता है। तो ये चीजें जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, वो जानेंगे नहीं, तब तक वो आगे बढ़ेंगे नहीं। विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ जरूरी है कि उनके घरों में भी उस तरीके का माहौल दिया जाए, और वो हम तभी कर सकते हैं जब विद्यालयी जो शिक्षक हैं वो जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग या कुछ भी होती है उसमें वो इन बातों को रखें उनके समक्ष, कि आप अपने घर में रोजाना आधे घंटे के लिए शास्त्रीय संगीत का कुछ भी, चाहे वो गायन हो, चाहे वाद्य यंत्र हो, चाहे स्वतंत्र तबला वादन हो, कुछ भी हो, एक शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड चीजें रोज बजाए। तो उससे घर का माहौल भी शांत रहेगा, साथ ही साथ वो बच्चे में रुचि पैदा होगी कि वो आगे उसको कैसे आगे बढ़ाए। आजकल की जो जनरेशन है उसको ये लगता है कि जी हम 6 महीने सीख लें, उसके बाद इंडियन आइडल, सारेगामापा या फलाना ढिमकाना जो भी रियलिटी शोज चल रहे हैं वहां पे पार्टिसिपेट कर लें। ठीक है, वो भी एक जरिया है संगीत को आगे बढ़ाने का, मगर क्या उससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैम ने बात की गुरु शिष्य परंपरा की। गुरु शिष्य परंपरा को आज के समय में स्थापित करना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ना तो वैसे गुरु रहे हैं और ना ही वैसे शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं जो उस तरीके से उसको समझ पाए। गुरु शिष्य परंपरा में लोग बोलते थे कि आप 25 साल भूल जाओ कि आपने अपने जीवन के गुरु के पास रहे हैं। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन के 12-12, 15-15 साल दे दिए और गुरु ने उनको कोई शिक्षा नहीं दी। गुरु उनकी बस चीज को देख रहे थे कि क्या उनके अंदर वो शांति है, क्या उनके अंदर वो संस्कार है कि वो चीजों को सुन सके, सह सके, और बिना किसी चीज को किए उनके अंदर वो क्या उस तरीके का भाव है कि जो अपने आप को समर्पित रखे। आज के समय में अगर आप एक बच्चे को बोलोगे कि तुम्हें मेरे पास 5 साल रहना है, तो मुश्किल है अगर वो 5 दिन टिक जाए। आज बच्चा सीखता है, और इसमें दोष तो नहीं देना चाहूंगा, बट कहीं ना कहीं जो हमारी पेरेंटिंग है वो इतनी बदल गई है कि हमारा बच्चा अगर गाना गा रहा है तो वो इस समय सोनू निगम के ऊपर है। जब ये हमारा माइंडसेट हो जाएगा कि अगर एक बच्चा अच्छा गाना गा रहा है तो उसको आप कंपेयर करने लगते हो कि जी हमारा बच्चा इतना अच्छा गा रहा है, या डांस करता है तो जी हमारा बच्चा तो उससे अच्छा करता है। अगर आप कंपेयर किसी से कर रहे हो तो पहले उसकी वो लेगेसी आपको देखनी पड़ेगी कि वो कितने सालों के बाद उस मुकाम पे पहुंचा है। आप अगर अपने बच्चे के मन में ये बात डाल दोगे कि जी मेरा बच्चा तो इस समय ऐसा कर रहा है कि दुनिया में कोई इसके बराबर नहीं है, तो बच्चे की प्रोग्रेस वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो बात बैठ जाएगी कि जी मैं तो बेहतर हूँ, मुझे और बेहतर करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये विद्यालयी स्तर के साथ साथ घरों में भी बहुत जरूरी है, और वो तभी अच्छा हो सकता है जब जो शिक्षक गण हैं या जो विद्यालय अथॉरिटी है वो बच्चों के माता पिता से उस बारे में बात करे कि जी आपका बच्चा ये कर रहा है, उसको इस तरीके से आप ग्रो करिए, ना कि उसको आप ओवर कर दीजिए कि जी तुम बेटा तुमसे अच्छा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे समय में नहीं थी या हमसे पहले नहीं थी। गुरु कभी ये नहीं बोलता था कि तुमने आज अच्छा गाया। मेरे गुरु ने, मुझे 36 वर्ष हो गए सीखते सीखते, आज तक ये नहीं बोला है कि तुम बहुत अच्छा गा रहे हो। जब पूछो तो अरे आज वो सुर नहीं लगा, अरे आज वो सुर नहीं लगा। तो जब तक ये चीजें हमारे जीवन में नहीं रहेंगी कि हमें कोई टोके और प्रतिदिन टोके, तब तक आप बेहतर कर ही नहीं पाएंगे। तो जितने भी शिक्षक गण हैं उनसे बस यही अनुरोध है मेरा कि आप अपने क्लास में थोड़ा सा संगीत को अलग तरीके से शुरू करने का प्रयास करें। खुद गाएंगे, खुद राग गाएंगे तो बच्चे भी गाएंगे। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, आपको संगीत के साथ साथ और भी चीजें देखनी होती हैं। साथ ही साथ आपको संगीत अलग तरीके से करानी होती है, क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स और सारी चीजें होती है विद्यालयों में। बट कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा उसको रूटेड कर दें, थोड़ा सा उसमें सामंजस्य बैठा ले कि हाँ आज
इस क्लास में मैंने ये राग कराना ही कराना है। भले ही उस राग को कराने के बाद आप उस राग पे आधारित कोई गीत बच्चों को बताइए कि बेटा देखो ये राग है और इसके बाद ये गीत इसी राग पे आधारित, तो वो बच्चा जल्दी समझेगा और उसको वो महत्व समझ में आएगा कि संगीत इस तरीके से सीखना क्यों जरूरी है हमारे लिए। और बाकी आप लोग जैसा संगीत कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन संगीत को समर्पित कर चुके हैं क्योंकि उनको दूसरे भी आयाम देखने हैं और घर चलाना है, उसके लिए वो शिक्षक लाइन में आ गए हैं। कोई बुराई नहीं है, मगर आप अगर संगीत करते हैं तो कुछ टाइम खुद को भी दीजिए। अगर आपका स्कूल का विद्यालय का टाइम सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक है, तो कोशिश करिए कि शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा बैठ के संगीत करें। आप जिस दिन संगीत करना शुरू करेंगे, आपकी जितनी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाएंगी और आप नए नए चीजों को अनुभव करेंगे कि हाँ, संगीत करने से मुझे क्या फायदा हुआ और इस तरीके से संगीत करूंगा तो मैं बच्चे को या करूंगी तो मैं बच्चों को क्या बता पाऊंगी। इस तरीके से आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आप लोग इतने सालों से इस फील्ड में हैं, कर रहे हैं, तो आप लोग बेहतर समझते होंगे। जो मेरा ज्ञान है, जितना मैं जानता हूँ, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बातें। एक तो अपना ही हम ये मूल्यांकन भी करें या हमें प्रदर्शन करना है, वो चाहे हम बच्चों के समक्ष कोई रचना प्रस्तुत कर रहे हैं या उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, तो मेरा अपना भी रियाज कितना है। ये बड़ी अच्छी बात सर ने कही कि विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चलते या प्रोग्राम के चलते हुए भी मेरा अपने प्रति क्या दायित्व है, मैं उसको भी संगीत के परिप्रेक्ष्य में याद रखूं और अपने लिए भी समय पहले निकालूं। ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये, जब हम संगीत शिक्षा में अगर हम विभिन्न शिक्षा नीतियों की बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं। और संगीत खुद ऐसा विषय है जहाँ बच्चे को हमें एक साथ साथ सही कराना पड़ता है। अगर हम बच्चे से सुर लगा रहे हैं, शुद्ध सुर लगा रहे हैं या कोमल सुर लगवा रहे हैं, तो हम साथ के साथ उसको रिफॉर्म सही करते हुए चलते हैं। ये नहीं है कि अगर शुद्ध रे हम लगा रहे हैं और वो कोमल की तरफ जा रहा है तो हम उसको सही ना कराएं। तो एज अ सब्जेक्ट मैं कहूंगी कि जो संगीत का मूल्यांकन हमेशा से सतत एवं व्यापक रहा, जहाँ गुरु का हर कदम पे हस्तक्षेप रहा और वो साथ ही साथ उन चीजों को सही करते हुए आगे चले। तभी हम आगे बढ़ते हैं कि अगर सा सही नहीं है तो हम रे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, है ना। वही कि एक के साधे सब सधे, तो हम पहले ये कोशिश करते हैं कि हम अपने सुरों को साधें और फिर हम आगे बढ़ें। दूसरा, एक बड़ी अच्छी बात माहौल की है। जब हम आनंद की बात करते हैं विद्यालय में, एजुकेशन में, तो विषय ही ऐसा है कि जो आनंद से शुरू होता है। तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि जो एक प्रैक्टिस सर ने बोली, और अगर हम जब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका पढ़ेंगे, जब आपके समक्ष वो आएगी, तो उसका जो पहला चैप्टर है वो ही श्लोक से शुरू हुआ है। तो उसमें ये अंकना की गई है कि आप तानपुरा लगाएं और उसके साथ में आप श्लोक बच्चों को प्रारंभ करें, जिससे कि एक माहौल क्रिएट हो हमारे आसपास पे, संगीतमय हम उनको वातावरण दे सकें। वो एक बात अलग है कि कितने बच्चे हमारे पास हैं, छात्र संख्या क्या है या कहाँ म्यूजिक है। अगर हम बच्चों को केवल गीत भी कराते हैं, किसी कंपटीशन के लिए तैयारी भी कराते हैं, तो भी हम उनको ये बता सकते हैं कि जो भी हमने कंपोजिशन सिखाई तो उसमें किस तरीके के सुर लग रहे हैं या क्या सुर लग रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हमारा दायित्व है, जिससे हम उन्हें इस ओर भी उनका रुझान कर सकते हैं और उनकी एक समझ पैदा हो कि जो मैं गा रही हूँ उसमें भी सुर है, उसमें कोमल सुरों का भी समावेश है, तीव्र का भी समावेश है, कई कंपोजिशन शुद्ध में हैं या यमन में कई प्रार्थनाएं हैं, तो हम उनको इंटरलिंक करते हुए बताएं शायद। ऐसा, और ऐसा हम लोग मतलब करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि करते नहीं है। उनको हम यूज भी करते हैं। बात अलग है कि हम बिल्कुल बारीक तरीके से ध्यान ना दें, पर ऑटोमेटिकली वो चीजें हमारी शिक्षा प्रणाली में मेरे ख्याल से हम सभी के आती है।
वो शिक्षक प्रणाली में है और कर किया भी जा रहा है। ऐसा नहीं है, पहले भी मतलब हमने भी जब प्रेयर्स सीखे हैं तो उसमें बताया जाता था कि ये इस राग पे आधारित है, ये इस राग पे आधारित है। अभी जो बातें जो बदली हैं या जो दिशाएं बदली हैं, खास करके जो यंगर जनरेशन आ रही है, उसकी वो ये है कि उनको अगर आप बोलो कि आप प्योर राग गाना है, तो वो झिझकते हैं कि अरे वो बड़ा बोरिंग है। मगर एज अ टीचर आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो उनको कैसे आप माहौल वैसा दे कि उनको वो करने में मजा आए, वो ये ना बोले कि बोरिंग है। क्योंकि अगर आपके पास 10 बच्चे हैं और 10 में से 2 बच्चे भी अगर अच्छे हैं, जो उस चीज को समझ रहे हैं, अगर आप उन पे भी ध्यान देंगे तो हमारे आने वाले 10 साल बेहतर हो सकते हैं। आप सोचिए 2 बच्चे अगर अच्छा करेंगे तो एटलीस्ट हर विद्यालय से भी 2-2 बच्चे निकले। अगर हमारे पास 100 विद्यालय हैं तो 200 बच्चे हो गए। 200 बच्चे अगर अच्छा करेंगे तो अपने आप जो संस्कृति को हम बोलते हैं कि बचानी है बचानी, वो जरूरत नहीं पड़ेगी बचाने की, क्योंकि हमारी यंगर जनरेशन तैयार है उसको आगे ले जाने के लिए। और सबसे पहले कंपैरिजन खत्म कर देना चाहिए हमें। जिस दिन हम अपनी जीवन से कंपेयर करना बंद कर देंगे कि फलाना तुमसे बेहतर है या तुम उससे बेहतर हो, उस दिन शिक्षा अपने आप सब में व्यापक तरीके से पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि अगर बच्चा या कोई भी एक किसी स्तर तक पहुंचता है और बेहतर करता है, उसको तुरंत बोला जाता है अरे ये आने वाले टाइम का ये है। वो नहीं हो सकता। जो थे, जो जिन्होंने गुरुओं ने जो किया है वो करके गए, या जो कर रहे हैं वो चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है आप उस पर ध्यान दें। अब अगर मैं ये बोलूं कि सोनू निगम मोहम्मद रफी जैसा गा रहे हैं तो वो नहीं पॉसिबल है। मोहम्मद रफी एक ही हुए हैं और एक ही रहेंगे। अगर आप कंपेयर करोगे कि सोनू निगम मोहम्मद रफी की तरह है तो वो अपमान है मोहम्मद रफी जी का। सोनू निगम के लिए तो बड़ाई की बात है, मगर वो अपमान है मोहम्मद रफी जी का। या श्रेया घोषाल को आप लता मंगेशकर जी से कंपेयर करेंगे तो वो अपमान है लता जी का, जिन्होंने अपने जीवन के 70 वर्ष दे दिए। उनको आप कंपेयर कर रहे हो अभी 25 साल से गाने वाली के साथ, तो वो अपमान होता है उनका। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के द्वारा ही उसको हम बेहतर कैसे करें, या उसको ही कैसे और व्यापक तरीके से सब में पहुंचाएं, वो बहुत जरूरी है। और यही जो चीजें हैं, यही आपको जाके संगीत कैसे रह सकता है उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विदेशों में जिस तरीके से सम्मान होता है भारतीय शास्त्रीय संगीत का, वो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें तभी बेहतर हो सकती है जब हम उसको स्कूली स्तर पे उसको बेहतर करने का प्रयास करें। आप बच्चों के अंदर वो भाव पैदा करिए कि हमें शास्त्रीय संगीत करना है। मैं ये नहीं बोला कि हर कोई वो शास्त्रीय संगीत का गुरु बने, मगर अगर वो अपने जीवन के 5% भी शास्त्रीय संगीत को देगा तो बहुत है। इससे शास्त्रीय संगीत हमेशा आगे रहेगा। उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसके बाद क्या, जो कि कभी कभी हमारे गुरु या हमारे बड़े बोलते हैं कि अरे यार इसके बाद क्या, हमारे बाद कौन करेगा। तो ये क्वेश्चन उनके मन में आने ही नहीं देना चाहिए हमें। उसके बाद उनको ये लगना चाहिए नहीं, हमारी जो आगे की जनरेशन है वो अच्छा कर रही है और वो अच्छा करेगी। तो जब ये इस तरीके का भाव हम बच्चों में पैदा करना शुरू कर देंगे और वो शिक्षा उस तरीके से देना शुरू कर देंगे, तो अपने आप शास्त्रीय संगीत का विद्यालयी स्तर पे जो उपयोग करना चाहते हैं वो बेहतर हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारी संस्कृति और संगीत दोनों ही हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। जैसे हम ये प्रयोग भी सर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे करा कि जो कंपोजिशन है, रागों की कंपोजिशन है, स्टार्टिंग होता है अगर उसमें हम रागों की बंदिश कराएं, आप उनमें हल्की ताने करा सकते हैं, बोल आलाप करा सकते हैं, और ताल के साथ उनकी प्रस्तुति मतलब सराही भी गई बहुत। और वो भी एक अच्छा तरीका है और संगीत के बच्चों को और उन बच्चों के साथ में अन्य जो बच्चे संगीत में रुचि रखते हैं उनको सिखाने के लिए भी हम ऐसे कम से कम वो बंदिश पूरा याद कर रहे हैं, उसके आलापों को याद कर रहे हैं, उसकी तानों को उसकी विशेषताओं के साथ याद कर रहे हैं। दूसरी बात कि हर बच्चे में जो भी शिक्षक है, हम भी शिक्षक हैं, तो हमारा एक ये भी दायित्व बनता है कि हम बच्चों के अंतर जो उनकी क्षमताएं निहित है,
खासकर अगर कला के लिए उनकी कोई भी वो हो सकता है, वो डांस में उसकी प्रतिभा हो सकती है, रंगमंच में उसकी प्रतिभा हो सकती है, उसका वोकल में हो सकता है, देन इंस्ट्रूमेंट में होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना सीखे भी बहुत बहुत इंस्ट्रूमेंटों पे अपना बजाते हैं। तो बस हमको ये है कि उनकी जो क्षमताएं हैं, उसके अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं, उनका हम अभिवर्धन करें, संवर्धन करें, उनको बढ़ने की दिशा में हम उनको हेल्प करें। ये भी एक गुरु का उत्तरदायित्व होता है। और रचनात्मकता की एक, जब हम म्यूजिक में सर बात करते हैं, तो रचनात्मकता के लिए भी हम बहुत सारे टिप्स यूज कर सकते हैं बच्चे को। छोटी छोटी चाहे कंपोजिशंस की बात करें हम, हालांकि कठिन चीजें हैं वो, बट हम दे सकते हैं। कई लोगों की मैंने ये भी क्षमता देखी कि छोटे भी हैं बच्चे, वो लिखने में और कंपोज करने में उनकी एक अपनी धुन, अपना ही सुर होता है, तो हम उसको रिच कर सकते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से उसी की क्षमताओं से उसको रिच कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम दूसरे से उसकी तुलना करें। हाँ, हम ये आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं कि फला की क्या चीज अच्छी है, तो हम उसको उतारें। शायद मैं इस तरीके से इसे देख रही हूँ। किसी की आलापचारी अच्छी है, किसी की वॉइस की लेंथ अच्छी है, किसी का बेस अच्छा है, किसी की इस तरीके से भी हम उसे बच्चे को उदाहरण स्वरूप अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बजाय कि हम उसके साथ उसको प्रतिस्पर्धी कर दें कि आप वैसा गा रहे हो, बजाय उसके कि हम उसको ये बोले कि देखो उनका ये चीज अच्छा है, तुम्हारा ये चीज अच्छा है, तो तुम उनको वो सुन के वो चीज और अपना बेहतर कर सकते हो। जिस दिन ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी बच्चों के अंदर, खास करके शिक्षक तो अपना देते ही हैं, 100% देते हैं, बट वो बच्चों के अंदर वो भाव आपको पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप विद्यालय स्तर पे जब उसको उस तरीके से प्रोत्साहन देंगे तो वो आगे जाके करेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, मगर ना तो उनको विद्यालय से, ना उनको उनके परिवार से उस तरीके का सहयोग नहीं मिलता, फिर वो उनकी भावनाएं दब के रह जाती है। तो वो हमें एज अ शिक्षक उसको पहचानना पड़ेगा कि हम उसको और बेहतर कैसे करें, और उसका जो अंतर मन है उसको पढ़ने का प्रयास करें और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो वो बेहतर होता जाएगा। और इसके अलावा हम हमारे साथ जो भी विद्यालय जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई प्रश्न होगा तो भी वो हैंड रेज कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं हम। तो उसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा बढ़ते चलेंगे इस सत्र में। अगर राग से और चीजों से संबंधित, विधाओं से संबंधित या कोई ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आप करना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप लोग करें। मैम, पहले तो सभी उपस्थित शिक्षकों को मेरा प्रणाम है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मतलब प्रश्न नहीं, एक तरीके से, मतलब ये आउट ऑफ की बात हो रही है, मतलब मैं थोड़ा कि जो टीचर्स संगीत के शिक्षक हैं, क्योंकि अधिकतर विद्यालयों में, अपने अगर जिले की बात करूँ, बागेश्वर जनपद में मुश्किल से 2 या 3 विद्यालयों में संगीत के अध्यापक और संगीत का विषय है। उसके अतिरिक्त उस विषय में जो वैकल्पिक विषय के रूप में जो पढ़ाया जाता है, जैसे कि मैं कला की अध्यापिका हूँ और मैं अपने, क्योंकि मेरा पूरा दायित्व बन जाता है कि कृति जो पुस्तिका है या पुस्तक है उसको पढ़ाना मेरी पूरी मतलब जिम्मेदारी बन जाती है एक तरीके से। तो क्या कला के शिक्षकों के लिए कुछ ऐसी ट्रेनिंग और दी जाए, या उन शिक्षकों के लिए जो कृति को पढ़ाएंगे तो उनके लिए कुछ ऐसी ट्रेनिंग हो कि वो बेसिक से, क्योंकि वो भी एक बच्चे की तरह पढ़ेंगे, प्लस जिन टीचर्स को वो सिखाएंगे या बच्चों को सिखाएंगे वो भी जीरो में ही होंगे। तो वहाँ उस स्तर से हमें पुस्तक को एक सीढ़ी लेकर चलना चाहिए। तो उसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग हो सकती है या कुछ ऐसी चीजें हो? क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है, बहुत बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब हमारे स्तर के शिक्षक के लिए, क्योंकि मैं कला की अध्यापिका हूँ, तो मेरे लिए संगीत मेरी रुचि है। उसके अलावा मैं संगीत में सीख रही हूँ, मैं भी विद्यार्थी हूँ संगीत की, लेकिन आप लोग के सामने बहुत छोटी हूँ। तो मैं ये चाह रही थी कि क्या कोई ऐसी शिक्षा, मतलब क्या कोई ऐसी गाइडलाइन तैयार की जाए जिसमें कि उन नौसिखिए लोगों को भी सिखाया जाए जो शिक्षा बच्चों के पास, तो क्योंकि हम ही पहुंचेंगे ना। ये ऐसा कुछ चाह रही थी। आपके क्षेत्र में तो उतना ज्ञान नहीं रखता हूँ, बस आपको यही कहना चाहूंगा कि कला जो है वो इमेजिनेशन है। आप उसको किस तरीके से एक ब्लैंक बोर्ड पे क्रिएट कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा।
जरूरी नहीं है कि हर चीज जो पुस्तक में लिखी हो आप उसी पे ध्यान दें। आपके मन का भाव या जो आप चाहते हैं करना, उसमें आप किस तरीके से रंग भर के उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसको आप बच्चों तक, जो भी विद्यार्थी है उनको कैसे आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि आप संगीत सीख रही हैं, तो संगीत और कला दोनों का जब समन्वय होता है तो बहुत ही खूबसूरत होता है। एम.एफ. हुसैन साहब जब भी आर्ट प्ले करते थे तो वो बीथोवन को सुनते थे, तो वो क्योंकि वो उनको सुनते थे तो उनके ब्रश वैसे ही चलते थे। तो अगर आप शायद कोई एक पर्टिकुलर राग लेके उसको सुनेंगी और उसके साथ कला अपना प्रस्तुत करेंगी तो उसका रंग अलग आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार करें तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका क्षेत्र है वो इतना बड़ा और इतना विस्तार पूर्वक उसको किया जा सकता है। बस उसमें चीज यही है कि उसमें आप अपना क्या करते हैं, अपनी कैसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी उस है। दिशा में हमारा हम कैसे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो आप एक ट्रेंड सेट करेंगी शायद वही ट्रेंड आगे जाके दूसरे भी फॉलो करें। तो आपको खुद में वो रचनात्मक चीजें पैदा करनी होंगी ताकि आप उस चीज को आगे बढ़ाए, तो शायद आपसे प्रभावित होकर दूसरे भी उस चीज को वैसे ही लें। क्योंकि पुस्तक में तो काफी सारी चीजें वैसी ही दी हुई हैं, वो मेजरमेंट करके दिया हुआ है, बट जरूरी नहीं है। भगवान ने हर चीज मेजर करके नहीं बनाई है। आकाश को तो हम मेजर नहीं कर सकते या धरती को मेजर नहीं कर सकते। बता सकते हैं इतने हेक्टेयर जमीन है, बट उसको कभी किसी ने नापा नहीं है। वो साइंटिफिकली ठीक है, बट प्रकृति अपने आप को जब विस्तार करती है, वैसे ही आप अपने कला को विस्तार करना शुरू करिए, बाकी चीजें अपने आप बेहतर होती जाएंगी। बहुत बहुत व्यापक क्षेत्र की बात करी सर ने। और इस चीज से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि जब चाह होती है तो राह होती है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैम बागेश्वर में सर भी बता रहे थे, जैसे आप लोग भले ही म्यूजिक बैकग्राउंड के नहीं है, बट आप उनके ट्रेनिंग में और अपने विद्यालय में अपना पूरा संगीत के उसमें योगदान देते हैं। हाँ, पुस्तक की अगर बात कर रहे हैं सीधे सीधे, तो उक्त पुस्तक की जो कृति आई है इसमें 4 कलाओं का समावेश है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रथम कार्यशाला है और ये इसके संवेदीकरण के लिए की गई है। तो आगे जो हमारे डाइट की फैकल्टी पूरी यहाँ पे जुड़ी हुई है, और कई डाइट से हमारे प्राचार्य महोदय भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और हम 2026-27 के लिए जो प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, तो उसमें मेरी पहली प्राथमिकता तो ये थी कि मैं एक बार सारे म्यूजिक के टीचरों से या सभी शिक्षकों से, अपने साथी से ये बात करूं कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। अभी तो ये वर्कशॉप हमने प्रथम चरण में सब म्यूजिक के लिए करी, इसके बाद ये वर्कशॉप समस्त शिक्षकों के लिए भी आयोजित की जाएगी। जो हमने कल चर्चा परिचर्चा करके कुछ हमने बिंदु डिसाइड करे, 8 से 9 बिंदु, तो उन बिंदुओं को लेके ही हम लोग अपनी अगली वर्कशॉप जो 26 में 27 के लिए है उसको डिजाइन करेंगे, जहाँ पे संगीत के शिक्षक पूर्ण रूप से योगदान देंगे अपना डाइट स्तर पर प्रारंभिक संगीत की शिक्षा के लिए। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उससे पहले आपकी सभी विषय में करी जाएगी। हो सकता है इसके बाद रंगमंच की भी हम करेंगे और नृत्य की भी, क्योंकि कई शिक्षिकाएं ऐसी भी हैं जो डांस की अच्छी परफॉर्मर है। जब एससीईआरटी से संगीत शिक्षक सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित हुआ था सर, उसके निर्णायक में भी यहाँ पे सर ने अपनी भूमिका निर्वहन किया है। तो मतलब सभी लोगों ने उसकी तारीफ की थी कि एक विज्ञान गणित का शिक्षक या टीचर, विषय तो इतर है बट वो म्यूजिक में इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बांसुरी बजा रहे हैं वो उन्होंने, और 6 बजे थे, गायन हुआ था, गायन डांस हुए थे। तो मैं तो उस प्रोग्राम को जब देखती हूँ और विषय को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एज अ परफॉर्मर उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। तो ये ऐसा नहीं है कि जो विषय की बाध्यता हम लोगों ने बांधी है, बस ईश्वर ने विषय की बाध्यता कहीं पे भी नहीं रखी। तो उसने अगर कलाओं को बांटा जी। तो उसने विषय हमने दिए, विज्ञान गणित या जी। सोशियोलॉजी या जी। सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र, बट ईश्वर ने अगर कलाएं दी तो वो किसी में भी हो सकती है, क्योंकि कलाएं हैं ही हमारी जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं, वो कला के रूप में हमारे
समक्ष वीडियो विभिन्न रूपों में प्रस्तुत होती है। तो इसके लिए बिल्कुल ट्रेनिंग ऐसे दी जाएंगी मैम। आपकी चिंता भी ठीक है और उसके लिए ही ये जो वर्कशॉप है वो आयोजित की जा रही है कि आपकी नीड क्या है। तो नीड के अकॉर्डिंग अगले वर्ष में तो उस तरीके से वर्कशॉप, जैसे वाद्य यंत्र की एक आपने कही, तो मैं डाइट वालों अपने डाइट की फैकल्टी से भी निवेदन करूंगी और कृति के लिए भी हम ट्रेनिंग अगले साल से रखेंगे। इस बात से आप लोग बिल्कुल वो वहाँ पे हस्तक्षेप करेंगे। और हम जैसे हमने एससीईआरटी स्तर पे आदरणीय सर को यहाँ बुलाया और कल जो थे हमारे साथ में तबले के सर भी यहाँ उपलब्ध थे। तो हम समझते हैं चीजों को, हम जब सुनते हैं तभी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम इस तरीके से भी डाइट पे भी ये पूरी ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। और कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं? ये सबसे पहली चिंता थी कि कटियार अगर ये बुक अगले साल से हम रखेंगे तो तुम उससे पहले इससे बातचीत कर लो कि एक बार सबके संज्ञान में चीजें आ जाए और हम ये नीड निकाल लें कि हमें किस तरीके से आगे काम करने की जरूरत है। तो हम उसको अगली प्लानिंग में रखेंगे 2026 और 27 के लिए। हाँ प्लीज मैडम। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, क्या मेरी बिल्कुल आवाज आ आपकी रही है आवाज आपको? आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। आप सब जी, आप सभी को प्रणाम। और नाम सर? राज्य स्तरीय संगीत प्रशिक्षण कार्यक्रम जी एससीईआरटी के द्वारा और आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, आप बधाई की पात्र हैं और आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद कि ये कार्यक्रम आपने किया। लेकिन मेरा एक प्रश्न है इस विद्यालय की तरफ से, हमारी सभी की फैकल्टी की तरफ से, कि अगर संगीत को अनिवार्य विषय में जोड़ा जाता है तो क्या ऐसा संभव है? जी, कृपया इस प्रश्न का उत्तर सर ये देंगे, कृपा करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सर। मैं एज मैं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करती हूँ सर। जो एक जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र, ये जो विषय हैं, हाँ ये है कि ये तो मूल रूप से विषय के रूप में स्थापित है हमारी विद्यालय शिक्षा में। लेकिन ऑप्शन के विषय में ये समझते हुए कि सभी व्यक्तियों में इनके प्रति रुचि है या नहीं है, तो कुछ ऑप्शन में विषय रखे गए जिसके अंतर्गत संगीत, कला, शायद संस्कृत को भी रखा गया है। तो हाँ ये थोड़ा सा गलत हुआ है कि जो नंबरों को हटाया गया है वो चीज गलत हुई है। वैसे जैसे हमने भी जो शिक्षा ली या म्यूजिक में और भी टीचर्स हैं, उन्होंने हाई स्कूल में, इंटर में, देन बीए में और फिर एमए में, फिर पीएचडी हम लोगों ने उसमें करी। प्रभाकर या विशारद या भास्कर जो अन्य संस्थाओं से थी, उन सभी की डिग्री हम लोगों ने हासिल करी। और क्योंकि केवल म्यूजिक में हम लोग को आगे बढ़ना था, ये हमारा स्पष्ट था, तो इसलिए हमने उसी तरफ ध्यान दिया। पर मुख्य रूप के विषय में हम तब स्थापित हो सकते हैं, वो हमारे ऊपर भी है। जरूरी नहीं कि विद्यालय शिक्षा हमको, मैं इसकी भी बात कर रही हूँ, वो हमें इस ओर अग्रसर करे। अगर 10th और 12th तक हम ये क्लियर है कि मुझे म्यूजिक के क्षेत्र में जाना है, तो ऐसे बहुत सारे विद्यालयों के मैं नाम आपको बताऊंगी जहाँ पे आप म्यूजिक की परंपरागत पूरी शिक्षा लेने के उपरांत एक कलाकार के रूप में या अन्य अन्य रोजगार की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। मैं शायद आपके प्रश्न का उत्तर दे पाई सर। हाँ, हेलो मैम, आवाज आ रही है? हरी मैम जी, प्रणाम मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ हाँ सर, जी। मैडम मुझको ये कहना है कि इसको जैसे वैकल्पिक विषय के रूप में रखा है, तो उससे हाँ जी, सर हाँ जी। हमें बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि बच्चे नहीं मिल रहे हैं। और जैसे आईटी, बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमोटिव जैसे विषय हैं, उनके साथ सामाजिक विज्ञान के नंबर जोड़े गए हैं सर। तो कई बच्चे जैसे आए और जब पता चला तो सर वो चले, मैडम वो चले गए हैं। तो उससे जो है, जब हमें बच्चे नहीं मिलेंगे तो सर शिक्षा कैसे दी जाएगी सर मैडम? बिल्कुल सही तो सही ये बात एक कह रहे हैं मैम। हाँ, हाँ यही जी मैंने अपनी पहली बात में कहा कि जो वैकल्पिक में और जब अंकों को हटाया गया तो उससे एक तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपकी सही है मैम। लेकिन ये क्योंकि व्यवस्था हाँ जी। है और हम मतलब इसको सुझाव के रूप में दे सकते हैं, बट कितना करते हैं ये शासन और प्रशासन के स्तर की बात है मैम। बिल्कुल। जी। और हाँ ये मैम जो जैसे प्रति, देखो हमने, हाँ मैम मैम एक जैसे मिनट मैं हमने बोलती हूँ। शिक्षा ली थी तब, हाँ हाँ जी बोलो मैडम। जैसे मैम कृति है ना, एनसीईआरटी की जो सोच है और जो समझ को मैं समझ पाई, और जो एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि
हम कलाओं में 8th क्लास तक 6 to 8th सभी को कलाओं की ये 4 जो इसमें रंगमंच और चित्रकला इनकी जानकारी सभी को देंगे। तो ये भी हो सकता है कि अगले साल से हम म्यूजिक को, डांस को, रंगमंच को और चित्रकला को सभी को सिखा रहे होंगे। एजुकेशन पॉलिसी इसकी भी कवायद करती है पुरजोर तरीके से। ये बात अलग की है कि स्टेट पे हम लोग किस तरीके से उसको लागू करते हैं। क्योंकि मैडम जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी तो उस समय हाई स्कूल में 6 विषय थे और संगीत कला ये सब अनिवार्य विषय था सर। बिल्कुल मैम, संगीत हम को लोग भी चुना उसी के अंतर्गत हम लोग भी निकले हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी। और आज सर स्थिति उल्टी है और आज तक बच्चे हमें मिल नहीं रहे हैं, उनको यही फेल बल्कि और उसका पास। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। जहां तक बात है कि उसको व्यापक तरीके से कैसे स्कूली शिक्षा में हम ले आ सकते हैं, तो ये हम एक प्रस्ताव आगे दे सकते हैं और सुझाव में मैं नोट कर रही हूँ मैम। एक लेके जा सकते हैं आगे कि हम इसको अगर कंपलसरी कर दें, 10th 12th तक अगर कंपलसरी कर दें, तो उससे क्या और बेनिफिट हो सकता है। मगर उसके लिए मैम जरूरी है कि जो 10th 12th से पहले तक के बच्चे हैं, उनके अंदर वो ज्ञान उस तरीके से पहुंच जाए ताकि वो खुद से आपके पास आए। जैसे कि आपने खुद कहा कि बच्चे हमारे पास आते नहीं है, चले जाते हैं, क्योंकि वो एक उनको वो माहौल जब तक आप व्यापक तरीके से देंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं। तो वो उनको संस्कृति समझानी पड़ेगी कि शास्त्रीय संगीत या जो संगीत है उसका दोनों ही रूप से कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से घरों में ये बोला जाता है कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या बिजनेस कर लो, मगर कोई घर में ये नहीं बोलता कि आप संगीत करो और संगीत में आगे बढ़ो। अब जाके जब से ये रियलिटी शोज आए तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पुश करने लगे हैं। वो भी ये है कि जी हमारा बच्चा एक रात में फेम पा जाए और बस काम खत्म। वो ये नहीं सोचते हैं कि उस संगीत जो धरोहर है हमारी, उसको हम कैसे और प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको और कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। तो जब तक ये भाव उन बच्चों के मन में पैदा नहीं हो जाएगा मैम, तब तक आप स्कूली शिक्षा पे कितना भी फोर्स कर लें, वो घर में भी जरूरी है वो बात को लागू होना। तो जो आपका उद्देश्य है कि उसको कैसे प्रॉपर कर दिया जाए स्कूलों में 10th 12th या जितने भी क्लासेस हैं, उसके लिए ये पॉइंट हम आगे प्रस्तावित कर सकते हैं। बाकी तो जो शासन प्रशासन है वो उस पर ध्यान देगा। प्रयास जो है वो हमारे स्तर का है। और जो बल्कि मैंने तो जब ये बुक देखी थी तो मेरे को बहुत खुशी भी हुई थी कि चलो अगर सब बच्चों के लिए ये लागू होती है और हमारा प्रशासन इस पे तैयार होता है, मतलब होगा ही, तो एक अच्छा रूप जो है हम कक्षा 8th तक हम बच्चे का चिन्हीकरण भी कर सकते हैं कि वो रंगमंच की उसमें कैपेसिटी है या गायन की कैपेसिटी है या चित्रकला की कैपेसिटी है उसमें, तो उसके हिसाब से फिर वो आगे अपने विषयों का चयन कर ले, तो वो उसी रूप में फिर वो स्थापित भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से ये मतलब उसका औचित्य पूरा है। मैडम ठीक है, मैंने सही सुझाव दिया क्योंकि मैडम ने जो भी बात कही बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट वाला जो सिस्टम चेंज हो रहा है ना, सब्जेक्ट के आधार पे जो मार्क्स पढ़ाए जा रहे हैं सामाजिक को लेकर, इस वजह से बच्चों की रुचियां वास्तव में कम हो रही है। क्योंकि हर किसी को आजकल सिस्टम बना रखा है, कैरियर बनाना है, हमें आगे चल के नौकरी या जो भी एक्सेट्रा करना है, तो वो विषय छांटना है जिसमें कि कैरियर हो। अब विषय इस विषय को हम अगर इसमें एक छोटी सी पॉइंट और है मैडम, जो पहले का है आपने बताया था कि हमारे जो पीरियड होते हैं ना, उसके हिसाब से कितनों का इंटरेस्ट बन पाता है। अब 9th क्लास की तो 9th क्लास ही ले पाती है, 11th 12th में तो कहीं कहीं पर 6 7 8 का अगर हम विषय भी पढ़ाना चाहें तो उसमें पर्यावरण डाल रखा है, पर्यावरण डाल रखा है जो कि कंपलसरी विषय विषय संगीत के लिए तो 6 7 8 में भी नहीं समय मिलता है। अब कोई स्पेशल सर इवेंट्स एक आ बार गया, नाम उसकी तैयारी बताइए की सर, जाए। अपने एक बार नाम बताइए प्लीज। मैडम मेरा नाम है रवि आपका कमल नाम? त्रिवेदी, मैं जीएससी चिन्याली छोड़ से हूँ। तो मेन पॉइंट यही है मैडम, क्योंकि 6 7 8 को हम पढ़ाएंगे तो प्रति आ गई है, मैंने भी कुछ पुस्तक पढ़ी है थोड़ी सी, लेकिन उसमें हाँ यही आ रहा बिल्कुल है कि बिल्कुल। इस ऐसे विषयों को हम कब पढ़ाएं, क्योंकि पर्यावरण या एक्स्ट्रा विषयों को ऐसा डाल रखा है कि लेकिन उनका विषय नहीं सर बन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उसमें 6 दिन फिक्स पीरियड की बात करी गई है। सप्ताह में 6 दिन आपका पीरियड लगेगा
और आपकी जो ये जो पुस्तिका लागू होगी इस पे पढ़ाया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि पीरियड उसमें मेंशन है। बस नहीं ये अगर है कि मैडम उसपे पीरियड हम मेंशन है फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमने हाँ, यही बताइए प्रश्न मैडम, करा आप था कि बताइए। इसके लिए पीरियड कितने डिसाइडेड है। अगर पीरियड होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम हमें हो ही नहीं सकती। तो मेन नहीं मैडम प्रॉब्लम ये तो अच्छी पीरियड बात की बताई, ही क्योंकि अब तक शायद मैंने होती है। ध्यान ना दिया हो 6 पीरियड हाँ भी होंगे, क्योंकि अब हाँ तक की हाँ मेरी सर्विस टाइम पे समय सदैव समस्या 6 7 8 की यही बनी रही है कि उनके पीरियड दूसरे हैं, कोई अलग दूसरा पढ़ाएगा, तो संगीत विषय के लिए कभी टाइम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नो। जैसे शुरू में था 3 दिन कला को दिया था और 3 दिन संगीत को, जब 6 to 8 यस में एक था टाइम था। तो 3 दिन का इस तरीके हाँ से पहले था। विभाजन था। बस मैडम और कुछ नहीं, सर ने सुझाव अच्छे दिए और आप लोगों का प्रयास तो है ही, क्योंकि हमें तो बहुत बेस्ट लग रहा है कि संगीत विषय के लिए हाँ, तो आगे कोशिश करने साल वालों बढ़ाए की जा रहे हार हैं। नहीं होती, बल्कि नो डाउट मैडम, बिल्कुल। मतलब मुझे हाँ बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। हम म्यूजिक के विषय में पूछ सकते हैं और ये व्यवस्थागत चीजें हैं शासन प्रशासन के स्तर की। हाँ, आप जो बोलेंगे मैं बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा मंच भी है कि हम अपनी बात कहें और उसको हम रखें, है ना, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो उसके बाद में ये चीजें हम लोग प्रस्तावित करेंगे प्रस्ताव में। तो इसके अलावा अगर म्यूजिक से कुछ ऐसा है और हम अपने उसके लिए या बच्चों के लिए हम पूछना चाहते हैं तो प्लीज इसके लिए आमंत्रित मैं करती हूँ पुनः। और उसके बाद हम ये सेशन मतलब समाप्त करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो मैम। जी मैम, आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, प्रणाम मैम। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। हाँ जी सर मैम, वो बात मेरी भी वही थी जो मैम ने कही है अभी कि संगीत, मेरे अभी पीछे जितने बच्चे बैठे हुए हैं ये सारे संगीत के ही बच्चे हैं। 6 से लेकर 8th तक के बच्चे हैं ये। टोटल मेरे पास इस समय 6 to 8 में सिर्फ 7 बच्चे हैं, जिनमें से 6 के पास हमारे पास म्यूजिक है। वो मेरा मतलब अपना जी। ही, मतलब मैंने उनके अंदर इंटरेस्ट जगाया कि आप लोग म्यूजिक लें। हमारे यहाँ बहुत ड्राइंग अच्छी बहुत बात है सारे मैम। ऑप्शनल सब। हाँ जी जी। मैम, मैंने मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। मैंने कल भी आपसे वही बात की थी कि अभी 8th तक तो मैंने इनको अपने तरफ कर दिया आकर्षित, लेकिन बस बात वहीं पर खत्म हो जाती है कि जब ये 9th में सब्जेक्ट लेंगे तो उस समय उनके दिमाग में भी यही घुस जाएगा कि दूसरे जो हमारे यहाँ ऑटोमोटिव सब्जेक्ट चल रहा है, व्यावसायिक शिक्षा में मार्क्स जुड़ रहे हैं, जिस वजह से बच्चे म्यूजिक फिर नहीं ले पाते हैं। तो ये हमारे लिए, मतलब मैं इतनी इन पे मेहनत करती हूँ और बाद में जब यही बच्चे म्यूजिक नहीं लेंगे तो बड़ा मुझे अफसोस होता है इस बात का कि इतनी मेहनत करके फायदा क्या। ऊपर से प्रोग्राम इतने होते हैं, कला उत्सव वगैरह, फिर हमें साइंस और अदर सब्जेक्ट के बच्चे ढूंढने पड़ते हैं कि उनको सिखाएं हम। तो ये समस्या हमारे पास है ही मैम, क्योंकि जब हम कृति वगैरह, आप जैसे कह रही हैं पुस्तक, हम बिल्कुल डेफिनेटली हम 6 to 8 तो इसे कराएंगे, लेकिन हम आगे म्यूजिक को कैसे मतलब आगे हम उसको कैसे करें, म्यूजिक में हम मतलब बच्चे कैसे हम बढ़ाएं, संख्या कैसे बढ़ाएं अपने सब्जेक्ट में, ये विषय मतलब ये समस्या हमारे सामने उपस्थित अपने हुई विषय को रखी है। कैसे बचाएं। इस पर हालांकि ये मैम ऐसा नहीं है, मैं मतलब बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि सीखना भी चाहते हैं। जो प्रॉब्लम आया वो जी केवल अंकों के जुड़ने से आया, क्योंकि कहीं ना कहीं जी मैम, टोटल होता है उसके अगर हिसाब ये से भी मतलब हम या देखते हैं। तो ऐसा होता मैम कि जो अदर विषय है उसको भी ऑप्शनल ही रखा जाता, मतलब उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते। अब वो जिसके लिए बाहर से आउटसोर्स से लगाए हैं उस विषय के मार्क्स जुड़ रहे हैं, और जो हम लोग मतलब इतने समय से हम इस विषय हालांकि को पढ़ा रहे हैं, ऑप्शनल में भी ये था। व्यावसायिक शिक्षा की मैम एनसीईआरटी में भी अभी एक नई बुक आई, उसका भी शायद मेरे ख्याल से हुआ था पहले। तो व्यवसायिक शिक्षा का भी है कि जी छोटे छोटे से जो कोर्सेज हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, इसलिए कि इंटर के बाद अगर पूरी एक शिक्षा बच्चा नहीं लेता है तो वो किस तरीके से इंटर तक व्यवसाय को विभिन्न रूपों में देखने की कोशिश करे, उनको नया इंट्रोड्यूस जी करा गया है। मेरे ख्याल से आप उसकी बात कर रही हैं, है ना? जी जी, इसके लिए उसके आप बात मार्क्स कर जुड़ रहे रहे हैं और हमारे सब्जेक्ट से नहीं जुड़ रहे हैं, बात इस वजह से बिल्कुल। बच्चे नहीं लेते। जी, तो यही समस्या है वो कि हम बच्चों को तो हम कर रहे हैं, लेकिन मतलब 10th तक हम संगीत, अब वो मतलब बच्चे अच्छा कर रहे हैं 8th तक, मतलब म्यूजिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बात वही, वो अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाते हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई इसमें तो कोई मार्क्स जुड़ नहीं रहे, बच्चों की परसेंटेज कम हो ये है कि जाती है। हमें हमें ललक ही जगाने की जरूरत है मैम। बच्चे को हम अपने जी, स्तर पे ये कर सकते हैं फिलहाल, पूरी है ना? मैं कोशिश ये भी कर करती सकते हैं कि हूँ वो 9th पूरी 10th तरीके में से। भी कि
तो एक बार जी आप जी बच्चों को माइक दीजिए, आप प्लीज पीछे दीजिए एक बार जी माइक जी मैम। 1 मिनट बस। हेलो मैम। प्रणाम बेटा, कैसे हैं आप? प्रणाम सर। प्रणाम मैम। आप कैसे हैं? सब बढ़िया मैम। बढ़िया है। आप ये बताइए, हमको कुछ सुना सकते हैं आप? यस मैम, जरूर, जो आप कहें। वेरी गुड, क्या बात है। जो भी आपको पसंद हो। आपको पसंद तो हमको सुनाइए एक बार प्लीज बेटा। सा जो धा आपको पा मा गा मा रे गा मा पा मा गा मा रे सा। जाग उठे सब जन तुम जागो। सा गा मा रे गा पा नी नी सा रे सा। सा रे सा नि धा पा मा गा गो। वन के चर बाल चरैया। जाग उठे सब जन तुम जागो। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ये कौन सा राग है? बिलावल। हाँ, बिलावल का आरो अवरो कैसे है? सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। जी। तो जो आप गा रहे हो बहुत अच्छा गा रहे हो। तो जब आप इस तरीके से इसको रागों को समझ के और आप गाएंगे, और ये बात आप अपने माता पिता को समझाएंगे कि देखिए संगीत इस तरीके से किया जाता है, या हम कर रहे हैं, या हम करना चाहते हैं, तो वो भी आपको सहयोग करेंगे। जैसे मैम ने बोला कि पेरेंट्स थोड़े से डिवाइडेड हो गए हैं कि अगर ये संगीत के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तो बच्चा आगे क्यों करे। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको मार्क्स के लिए करना है। आपको ये चीज, बहुत से ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, मगर उन्होंने एक अपना मुकाम खुद से हासिल किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लता मंगेशकर जी, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको लिरिक्स पढ़ने में भी टाइम लगता था, उनको कोई एक समझाता था कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। मगर जब उन्होंने वो चीज अपने जीवन काल में उसको समाहित कर लिया और खुद से उसको जानना शुरू किया, तो वो स्वर सम्राज्ञी बन गई। तो वैसे ही आपके साथ है। आप सिर्फ संगीत इसलिए नहीं करो क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ेंगे। संगीत आप इसलिए करो कि आप इसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हो, और आप इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप इसमें और क्या चीजें नया दिखा सकते हैं लोगों को जो पहले नहीं हुआ है। क्योंकि जो आपकी सोच है, जो आपका विचार है, वो अलग होगा। जो पहले के लोग हैं, जो उनका सोच और विचार था, वो अलग था। तो आप संगीत को कैसे आगे ले जाएंगे, वो आपके हाथ में है। और जहां तक रही मैम के क्वेश्चन की बात की, व्यापक वाला जो चक्कर है उसको आप एक तरफ रख दीजिए, और जो आप शिक्षा दे रही है संगीत की, वो उसको आप वैसे ही कायम रखिए। अगर आपके पास 5 बच्चे हैं तो वो आप ये सोचिए कि वो 5 बच्चे आपके पास रहे, वो 5 में से 4 ना हो, तब वो संगीत आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बहुत थैंक यू बेटा आपका। आप लोग बैठे ही, ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग मतलब बैठे हुए हैं इसमें, जो कि बच्चों के लिए हमने नहीं करा था। तो इसके लिए भी बेटा बहुत थैंक यू आप लोगों का। थैंक यू मैम। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। मैम क्या? नमस्कार मैम। प्रणाम मैम, मैम। ये जो मैडम ने भी, जी मैडम ने जो समस्या भी रखी है आपके सम्मुख की, बच्चों की संख्या बहुत कम होती है मैडम, इससे हम सब बहुत सफर कर रहे हैं। क्या व्यवसायिक शिक्षा में जैसे हमने इतनी सारी चीजें ली हैं, तो संगीत भी तो आ सकता है मैडम इसमें। बिल्कुल संगीत को भी जो तो बात आप व्यवसाय कह के रूप में हम देख सकते हैं। देख भी सकते हैं, और मैम अगर हम देख सकते नहीं है, अगर हम देखें तो मैम हमारे आसपास ही संगीत की वजह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चल रही है, भले ही वो एजुकेटेड जी हैं या वो एजुकेटेड नहीं भी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो परफॉर्मर हैं या जो संगत के रूप में हैं और सीधे स्टेज परफॉर्मर हैं, उनके साथ 5-5 7-7 लोग जहाँ पूरा गायन वादन के प्रदर्शन होते हैं, तो उससे उनका पूरा परिवार, पूरी फैमिली जो है वो उन्हीं चीजों से चल रही है। तो व्यवसाय के रूप में अगर हम देखें तो संगीत स्थापित है, संगीत भी स्थापित है, कला भी जी स्थापित है। यहाँ बहुत सारे बैनर है, हर जगह लिखना है,
कला का मतलब जो सैद्धांतिक पक्ष है और उस तरीके से जो पेंटिंग्स के रूप में एक अलग है, और वैसे रोजमर्रा की चीजों में भी चित्रकला या संगीत हमारे रन कर ही रहा है इस तरीके से। इसको जी, मैम जी, करेंगे, पर लेकिन ये मैडम व्यवस्थागत हमारी चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी चिंता जी, लाजमी जी, है, और मैम ने भी कही वो हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं। अगर वैसे कुछ आप जानना चाहती हैं तो प्लीज आप तब अपना क्वेश्चन रखिए। जी, जी मैडम मैं जी चाह रही थी ना, जैसे जो हाँ जी मतलब मैंने एक आरएसएस के जो स्कूल हैं, मैंने वो उनमें मैंने प्रेयर देखी थी एक बार ना, उनमें बड़ी अच्छा अच्छा एकरूपता होती है। मतलब वो कहीं भी जी जी जाकर अगर खड़े होंगे और एक साथ सब मतलब कोई भी प्रेयर करते हैं ना, तो मतलब उनमें एक रूपता आती है, कुछ चीजें निश्चित कर दी गई हैं। तो मैडम क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे सरकारी विद्यालयों में, बाकी तो हम जो नए नए चीजें करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसे हों कि उनका अगर जो गीत है उसका दोहराव भी अगर हम करें तो हमें पता हो कि मतलब वो ऊपर से ही बुक आपकी तरफ से हमें मिले कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग्स हमें करने हैं, इस लय में करने हैं, इस राग में करने हैं, इस ताल में करने हैं, और जब हम कहीं भी सब मिले तो जब उसको गाएं तो वो एक रूपता बनी रहे, तो मैडम वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मैम, ये सुझाव मैंने आपका नोट कर लिया। ये मेरे ख्याल से 3 साल पहले की ये बात है, और इससे पूरे प्रेयर का हम लोगों ने पूरा एक मॉड्यूल और ट्रेनिंग का भी रखा था, उसमें दी थी। लेकिन जी, पुनः मैं इसको कर रही हूँ, और अगले साल होगा तो हम इसे, हालांकि डाइट स्तर पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ प्रार्थना सभा की गतिविधियों की बात होती है और वो सिखाते भी जी, हैं। बट आपकी ये बात मैंने नोट करी कि हम स्टेट पे भी इन चीजों का निर्धारण करेंगे। बिल्कुल, थैंक बहुत यू अच्छा मैम। सुझाव है मैम आपका, बहुत थैंक धन्यवाद यू मैम। आपका। मतलब 3-4 चीजों की नीड हमारी जो है वो आपके द्वारा निकल के आ रही है, तो मैं उन्हें सबको प्रस्तावित करूंगी मैं। तो ये जो सेशन है हम समाप्ति की ओर है इस सत्र की, जो हमारा प्रथम सत्र था। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आदरणीय मिश्रा सर का कि वे यहाँ पे आए, और आप सभी का कि अगर आप नहीं होते तो इतने सारे प्रश्न भले ही हमने उन्हें समस्या के रूप में, सुझाव के रूप में दिया, पर ये पूरी जो वर्कशॉप है वो हो ही इसलिए रही है कि हम सब से बात करके एक निष्कर्ष पे पहुंच सके और सभी चीजों को हम जान सके कि किस तरीके से हम संगीत को अच्छा कर सकते हैं एक विषय के रूप में, या अन्य जगह जहाँ पे संयुक्त प्रयुक्त होता है, संगीत संयुक्त रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा सेशन हमारा चला, और इसके पश्चात हम नेक्स्ट सेशन पे चलने से पहले सर का धन्यवाद और आप सभी का 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, क्योंकि आप सब दूर दूर से आए हैं, और उसके तुरंत बाद हम लोग यहाँ पे अगले सेशन के लिए जुड़ रहे होंगे। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मैम आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का भी धन्यवाद। और आप कुछ अगर लिखना भी है तो आप लिख के अपने यहाँ से यहाँ डाल सकते हैं, वो सारा हम लोग बाद में कंपाइल करेंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत।